नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योर सॉफ्टवेयर के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर प्योर सॉफ्टवेयर आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्योर सॉफ्टवेयर, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है प्योर सॉफ्टवेयर के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था, या फिर मुझे इस कंपनी से कॉल किस तरह से आई थी। तो एक्चुअली मुझे इस कंपनी से कॉल naukri.com के थ्रू डायरेक्टली एचआर के थ्रू ही आ गई थी। एचआर ने डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा सुटेबल लग रही है इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, तो क्या आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा और जो भी स्क्रीनिंग राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, करंट सैलरी कितनी है, कब तक ज्वाइन कर सकते हो, नोटिस पीरियड कितना है, एक्सेट्रा, ये सारे बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछे थे। देन उसके बाद उन्होंने मुझे सारा का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करके बताया कि कितने राउंड होने वाले थे। इनिशियली उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ 3 राउंड होंगे, जिसमें सबसे पहला राउंड होगा टेक्निकल डिस्कशन, दूसरा राउंड भी टेक्निकल डिस्कशन ही होगा और तीसरा राउंड एचआर डिस्कशन होगा। लेकिन इसमें मेरे टोटली 6 राउंड हो गए। सबसे पहले तो चलो टेक्निकल डिस्कशन ही था, दूसरा भी टेक्निकल डिस्कशन ही हुआ, लेकिन वो शायद मेरे दूसरे राउंड से इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। तो मुझे एचआर ने बाद में ये चीज इन्फॉर्म की कि आपका एक फर्दर राउंड भी होगा। फेयर इनफ। तो उसके बाद मेरा एक थर्ड राउंड भी हुआ, जो कि फिर से एक टेक्निकल डिस्कशन था, जिसमें मुझे प्योरली कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। उसके बाद मेरा एचआर डिस्कशन हुआ, वहां पे भी मेजरली बात सैलरी डिस्कशन पर ही हुई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से इन्फॉर्म किया कि आपका एक और राउंड भी कंडक्ट करवाया जाएगा और इस टाइम पे आपके डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ही बात करवाई जाएगी, यानी कि आपका एक क्लाइंट राउंड होगा, वो भी एकदम टेक्निकल राउंड ही था। तो उसके बाद इन दी एंड मेरा एचआर डिस्कशन होता है। लेकिन ये सारे राउंड होने के बाद भी मुझे इन दी एंड ऑफर लेटर नहीं मिलता और एंड पे मुझे ये रीजन दे दिया जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमें इस पर्टिकुलर सैलरी के लिए अभी हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो हम आपको ऑफर लेटर नहीं दे सकते। तो ये मेरा इन दी एंड रिजल्ट था, जो कि मुझे प्योर सॉफ्टवेयर के इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान मिला। अब बात करते हैं कि मुझे एक एक राउंड में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, मैंने उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया था। इन ब्रीफ इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। So watch the video till the end. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि एक टेक्निकल राउंड था। इसमें सबसे पहले इंटरव्यूअर ने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो जो भी मैंने उस टाइम पे बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखी थी, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि मैं क्या करता हूँ, किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी मैंने उनको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। देन उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि मुझे जेंगो आर्किटेक्चर के बारे में बताओ। तो मैंने उनको A to Z की किस तरह से प्रॉपर जेंगो आर्किटेक्चर वर्क करता है, उन सब चीजों के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने उनको MVT आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया कि M क्या होता है, V क्या होता है, T क्या होता है। मॉडल, व्यूज और टेम्पलेट को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताया। देन उसके बाद मैंने फ्लो भी बताया कि किस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आती है तो वो किस तरह से settings.py से निकल के url.py वाली फाइल में जाती है। देन उसके बाद views.py वाली फाइल में जाती है। देन उसके बाद वो किस तरह से मॉडल्स या फिर टेम्पलेट के साथ इंटरेक्ट करती है, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में उस दौरान बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डीप कॉपी एंड अ शैलो कॉपी। तो इसमें मैंने बेसिक उनको यही चीज बताई कि डीप कॉपी में क्या होता है कि जितना भी आप कंटेंट कॉपी करते हो, उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका सारा का सारा कंटेंट भी कॉपी हो जाता है। और शैलो कॉपी में क्या होता है कि जब आप किसी चीज को कॉपी करते हो तो उसका पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी नहीं होता, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर कॉपी ही होता है। तो मैंने उनको इसके बाद एक एरे वाली एग्जाम्पल भी दी थी, तो यही मैंने उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइट्रेटर एंड अ जनरेटर। तो उसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि आइट्रेटर को हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरेटर को अगर एक बार यूज कर लिया तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा जनरेटर में हमें कोई भी अगर वैल्यू चाहिए होती है तो हम यील्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। और उसके अलावा ये चीज बताई कि इट्स जस्ट अ सबसेट ऑफ आइट्रेटर, मतलब जितने भी जनरेटर होते हैं उनको हम आइट्रेटर का नाम दे सकते हैं, लेकिन जितने भी आइट्रेटर होते हैं उनको हम जनरेटर का नाम नहीं दे सकते। और उसके अलावा मैंने उनको ये सब डिफरेंसेस के बारे में उस दौरान बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट models.py फाइल इन Django। तो उसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि जब भी हमें कोई भी डेटाबेस रिलेटेड अगर कुछ भी चीजों की जरूरत होती है, मान लो कि अगर हमें नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम उस अकॉर्डिंग क्लासेस को डिफाइन कर देते हैं models.py वाली फाइल में। तो इसी पर्पस के लिए models.py वाली फाइल यूज की जाती है Django में। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ यू इंपोर्ट फाइल्स इन Django। तो इसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। मान लो कि हमें अगर कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है तो
हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इंपोर्ट numpy, इस तरह से हम numpy को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर फाइल से हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करना होता है तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसमें हमें फ्रॉम कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। फ्रॉम उसके बाद पैकेज का नेम, देन उसके बाद इंपोर्ट, उसके बाद कोई पर्टिकुलर फाइल का नाम देना पड़ता है। तो इस तरह से हम यूज करके कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था फॉर व्हाट पर्पस views.py फाइल इन Django यूजेस। तो मैंने उनको ये चीज बोली कि views.py फाइल में किसी भी तरह के बिजनेस लॉजिक जब भी हम लिखते हैं तो वो सारे के सारे views.py वाली फाइल में ही लिखे जाते हैं। इसमें हम दो तरह से लॉजिक लिख सकते हैं। सबसे पहला है बाय क्लास बेस्ड अप्रोच और दूसरा है बाय फंक्शनल बेस्ड अप्रोच। लेकिन इसमें मेजरली काम यही होता है कि हम अगर मान लो कि कल को हमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है या फिर किसी भी तरह का क्रूड ऑपरेशन करना होता है डेटाबेस पे, तो हम वो सारे चेंजेस या फिर वो सारी चीजें हम views.py वाली फाइल में ही करते हैं। उसके अलावा ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है टेम्पलेट के साथ भी। मान लो कि अगर हमें सारे के सारे बिजनेस लॉजिक लिखने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट फ्रंट एंड वाली साइड पे डिस्प्ले करवाना होता है तो उसमें भी views.py वाली फाइल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने उनको ये सब चीजें उस दौरान एक्सप्लेन करके बताई थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मॉड्यूल एंड अ पैकेज। तो उसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि मॉड्यूल सिर्फ एक फाइल का नाम होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर फाइल को ही सिर्फ एक मॉड्यूल का नाम दिया जाता है। उसके अलावा मैंने उनको पैकेजेस के बारे में ये बताया कि जब हम मल्टीपल, मान लो कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा कोई भी मॉड्यूल की फाइल्स पड़ी होती है, उसको हम किसी फोल्डर में रख देते हैं तो उस फोल्डर को पैकेजेस का नाम दिया जाता है। तो ये सब चीजें मैंने उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बताई थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मिडलवेयर इन Django। तो मिडलवेयर के बारे में मैंने उनको ये बताया कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इट्स अ मिडलवेयर बिटवीन फ्रंट एंड साइड एंड द बैक एंड साइड। एक मिडल लेयर होती है दोनों के बीच में, तो उसको इस मिडलवेयर का नाम दिया जाता है। मोस्टली ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज की जाती है। मान लो कि अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट ऑथराइज्ड है भी या नहीं, तो उस सब चीजों का लॉजिक हम मिडलवेयर में लिख सकते हैं ताकि जब भी वो हमारी एपीआई को हिट करे या फिर जब भी उसको किसी भी रिस्पॉन्स की जरूरत हो तो सबसे पहले वो सब चीजों को वेरीफाई कर ले कि वेदर दिस request is authorized or not. Then उनका अगला क्वेश्चन था what do you mean by serializer in Django. Then उनका अगला क्वेश्चन था tell me about your roles and responsibilities. तो जो भी चीजें मैं अपने करंट प्रोजेक्ट में या फिर मैं अपने पिछले प्रोजेक्ट में करता था, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि इस कंपनी में मैंने ये काम किया है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैंने ये काम किया है। तो मैंने उन सब चीजों के बारे में उनको उस दौरान बताया। इस राउंड में मुझसे सिर्फ एक कोडिंग क्वेश्चन ही पूछा गया था और वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने एक लिस्ट दे दी थी जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रिंग एलिमेंट पड़े हुए थे। मुझे ये चीज बतानी थी उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट को फिल्टर आउट करना था जो कि अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर हो। तो उसमें मुझे एक्चुअली पता था कि एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, एक डायरेक्ट फंक्शन होता है जिसको अगर हम कॉल कर लें तो हमें पता चल जाता है कि वो वेदर स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट। तो मैंने उस टाइम पे वही चीज यूज करके उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या था कि मुझे अगर मान लो कि सारे के सारे नंबर हैं वो भी इस कैटेगरी में आ रहे थे, इस कैटेगरी में आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि नहीं, मुझे इस तरह की लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ इस तरह के वर्ड्स फिल्टर आउट करके दो जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों ही चीजें आ रही हूं। तो उसके बाद मैंने उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया। सबसे पहले मैंने ये वाली कंडीशन चेक की कि क्या सारे का सारा नंबर न्यूमेरिक है या फिर सारा का सारा नंबर अल्फाबेटिक है। अगर तो है फिर तो वो कंटिन्यू हो जाए, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बाद मैंने पुराना वाला कोड ही लिखकर दे दिया। तो इस तरह से मैंने ये सारा का सारा कोड उनको उस दौरान लिखकर दिया था। देन मुझे उसी दिन ही पता चल जाता है कि मैं इस राउंड से शॉर्टलिस्ट हो चुका हूं और मुझे एचआर ने उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया कि कल आपका अगला राउंड करवाया जाएगा। तो अगले ही दिन मेरा नेक्स्ट राउंड शेड्यूल हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। ये राउंड मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ऐसी चीजें पूछी गई थी जो कि मुझसे आंसर देना बाद में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इतनी ज्यादा चीजें नहीं आ रही थी या फिर वो सिचुएशनल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रहे थे, सीधा सीधा कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही थी। तो मुझे ये वाला राउंड थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा। तो इस राउंड में सबसे पहले तो उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो जो भी मैंने उस टाइम पे बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार की हुई थी मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। देन उसके बाद उन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा। तो जो भी मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने पिछली कंपनी में या फिर पिछले प्रोजेक्ट में की थी उनको मैंने वो सब चीजों के बारे में बताया। देन मैंने अपने रिज्यूमे में ओथ टू ऑथेंटिकेशन के बारे में लिखा हुआ था। तो उन्होंने उस दौरान उसके बारे में पूछा कि तुमने इसको किस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया था और कैसे इंप्लीमेंट किया था, उन सब चीजों के बारे में बताओ। इसी के बीच में उनका अगला क्वेश्चन आ गया कि तुमने एसएसएल को यूज क्यों नहीं किया, क्या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आई थी। तो एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट थी उसी जिस प्रोजेक्ट में मैंने यूज किया था। सबसे पहले उसमें एसएसएल का ही यूज करना था, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि ये डिफिकल्टी हमें उस दौरान आ रही थी जिसके कारण हम
SSL को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, इसलिए हमने OAuth2 ऑथेंटिकेशन को उस टाइम पे यूज किया था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जिसमें उन्होंने ये चीज कही कि मान लो कि कल को तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो तुम अभी इस टाइम पे इंडिया में बैठे हो, कल को कोई और बंदा है जो रशिया में बैठा है और कोई और बंदा है जो जापान में बैठा है, तो तीनों का टाइम इंटरवल भी अलग अलग होगा, कहीं पे दिन हो रहा है, कहीं पे रात हो रही है। तो तुम्हें एक इस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करनी है कि तुम्हें ये चीज पता चल सके कि कोई भी पर्टिकुलर टाइमिंग वहां पे वेकेंट ना हो। मान लो कि तुम अगर मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हो, तुम सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे तक काम कर रहे हो, तो उसके बाद कोई वहां पे जरूर आना चाहिए, वो चीज प्रॉपर्ली वेकेंट ना हो। तो तुम इस चीज को किस तरह से डेवलप करोगे, कंसीडरिंग कि हर तीनों कंट्री का टाइमिंग अलग अलग होगा। तो उसके बाद मैंने उनको ये चीज की सजेशन दी कि पहले तो मैं टाइम फिक्स करूंगा कि किसी एक कंट्री का टाइम ही हो, और उसके बाद मैंने उनको ये चीज बताई कि हम कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, कि कैलेंडर का यूज करके हम टाइमिंग वहां पे फिक्स करके दे दें। तो इस तरह से काफी ज्यादा लंबी यहाँ पे बातचीत चली हम दोनों के बीच में, और इस चीज में बहुत ज्यादा केसेस को डिस्कस किया गया कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती। तो बहुत ज्यादा लंबी बात इस चीज में गई थी, और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू इसी में ही कवर अप हो गया था कि उन्होंने मेरी सिर्फ अप्रोच पूछ रहे थे कि इसमें तुम किस तरह से अप्रोच ये सब चीजों को करोगे। उसके बाद इस इंटरव्यू में मुझसे 3 कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन टप्पल और लिस्ट के बेसिस पे था, जिसमें मुझे उन्होंने एक टप्पल और लिस्ट दे दी थी और मुझे कहा था कि अगर मैं इनके एलिमेंट्स को मॉडिफाई करूंगा तो मुझे एंड में रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर तुम इन चीजों को प्रिंट करवाओगे तो क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे उन्होंने उस दौरान पूछे थे, और लकीली जो भी मैं उनको बता रहा था कि हम टप्पल में कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि इसके बाद एरर आ जाएगा, या फिर ये लिस्ट में हम कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करेंगे तो वो उसी तरह से बाद में रेसिप्रोकेट कर देगी और उसकी जगह ले लेगी। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने उनको उस दौरान बताया, और ये सारा उसका आंसर भी आ गया था। देन उनका दूसरा कोडिंग क्वेश्चन था क्रिएट अ इवन नंबर लिस्ट बाय यूजिंग अ लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो ये तो सिंपल था, मैंने उनको ये वाला कोड उसी दौरान लिख कर दे दिया। तो तीसरा कोडिंग क्वेश्चन स्लाइसिंग के बेसिस पे था, जिसमें उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दी थी और उसके बाद मुझे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी। इसका मैं अभी आपको आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये चीज एक्सपेक्ट जरूर करूंगा कि इसका आंसर क्या है वो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका आंसर लिखकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे, और उसके बाद शाम को ही मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाती है कि आपका फीडबैक कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, तो हम एक और राउंड भी आपका करवाना चाहते हैं, तो आपको कल ही क्या आप अवेलेबल रहोगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो मैंने उनको उसी टाइम पे अपनी अवेलेबिलिटी दे दी, और अगले ही दिन मेरा थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी शेड्यूल हो गया। तो अब बात करते हैं थर्ड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। ये भी एक टेक्निकल डिस्कशन राउंड ही था। इसमें सबसे पहले इंटरव्यूअर ने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, और उसके बाद जो जो भी मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी उन सब चीजों के बारे में पूछा। तो मैंने वो सब चीजों के बारे में बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, तो मैंने उनको अपने रीसेंट प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसी दौरान दे दिया। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव इन पाइथन एंड जेंगो। तो जितना भी मेरा टोटल एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, मैंने उनको उस दौरान बताया। इस राउंड में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मुझसे कोडिंग क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो उसके बाद मुझे 6 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन था क्रिएट अ जनरेटर व्हिच विल जनरेट द इनफाइनाइट नंबर। तो सबसे पहले मैंने उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया और नीचे ये फॉर लूप चला दी। इसमें दिक्कत क्या हुई कि वो फॉर लूप स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो इनफाइनाइटली नंबर को जनरेट कर ही जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना, इसको अभी स्टॉप करो। तो उसको मैंने स्टॉप करके बाद में उन्होंने मुझे ये चीज कही कि हमें एक एक करके जनरेट करना है। मान लो कि जनरेटर से जब हम यील्ड के वैल्यू निकालते हैं तो उस टाइम पे हमें सिर्फ एक वैल्यू ही मिले उस दौरान। उसके बाद मैंने उनको ये वाला प्रोग्राम लिख कर दिया और ये उसी दौरान उसी टाइम पे वर्क कर गया जिस तरह से वो चाहते थे। देन उनका अगला क्वेश्चन था फाइंड द आउटपुट। उसमें मुझे एक इनपुट दे दी थी और उसका मुझे बाद में सीक्वेंस चेंज करना था और उसको आउटपुट में लेकर आना था। तो इसमें मैंने उनको ये चीज के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से स्लाइसिंग यूज की गई थी। तो ये सारा का सारा कोड मैंने उनको उस दौरान लिखकर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। यानी कि इसमें हम मैक्स और मिन का यूज नहीं कर सकते थे, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम उनको बनाकर देना था जिसमें ये दोनों चीजें हमें मिल सके। तो उसमें उसके लिए मैंने उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया और इससे हमें इन दी एंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। देन अगला क्वेश्चन था सॉर्ट अ टपल बाय यूजिंग इट्स नंबर। तो इसमें मुझे टपल की वैल्यू दी हुई थी। टपल की वैल्यू कुछ इस तरह से थी कि एक वैल्यू स्ट्रिंग थी और एक वैल्यू नंबर थी, और मुझे नंबर के अकॉर्डिंग वहां पे प्रॉपर सॉर्टिंग लगानी थी। तो मुझे एक्चुअली डायरेक्टली ये चीज करने नहीं आ रही थी कि टप्पल को किस तरह से सॉर्ट किया जाता है। तो मैंने क्या किया उस दौरान पे कि मैंने टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट किया और लिस्ट में जिस तरह से हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो मैंने उसी तरह से ये चीज करके उनको दे दी। देन उनका अगला क्वेश्चन था रिवर्स अ डिक्शनरी। तो उन्होंने एक डिक्शनरी दी थी और मुझे कहा था कि इनके सारे
सारे एलिमेंट को सिर्फ रिवर्स करना है, तो ये मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा इजी लगा, तो इस तरह से मैंने उनको उसी टाइम पे करके दे दिया। देन उनका अगला क्वेश्चन था रिमूव ऑल द पंक्चुएशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक स्ट्रिंग दे दी थी और इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिकल नंबर ही लेकर आने थे, प्लस जो भी स्पेसेस अगर दी होंगी तो उन्होंने वो चीज कंसीडर करनी थी। तो उस टाइम पे मैंने उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया और इससे मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट भी मिल गया था। एंड उनका अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द जेंगो आर्किटेक्चर। तो जो मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में जेंगो आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करके बताया था, इसमें भी मैंने वो सब चीजों के बारे में उसी दौरान बता दिया। एंड उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय जेंगो ओआरएम एंड इट्स क्वेरी सेट। तो उसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि ओआरएम की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। इसमें क्या होता है कि हम अगर किसी भी तरह से डेटाबेस के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें हम जेंगो रिलेटेड क्वेरी सेट का यूज कर सकते हैं। तो उन सब चीजों की हमें फैसिलिटी ओआरएम प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद मैंने उनको क्वेरी सेट के बारे में एक्सप्लेन किया कि किस लिए हम ऑल यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं या फिर गेट यूज करते हैं। तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में उसी दौरान बता दिया। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफेच रिलेटेड। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग से निकल गया था कि प्रीफेच रिलेटेड क्या होता है, तो मैंने उनको सीधा ही मना कर दिया कि आई हैव नो आइडिया अबाउट प्रीफेच रिलेटेड बट आई कैन टेल यू अबाउट सिलेक्ट रिलेटेड। तो उन्होंने उसके बारे में नहीं पूछा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। उनका अगला क्वेश्चन था एचटीटीपी मेथड के बारे में। तो मैंने उस दौरान उनको पुट, पोस्ट, गेट और डिलीट मेथड के बारे में बताया और सारे के सारे मेथड एक्सप्लेन करके भी बताए। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पुट एंड पैच रिक्वेस्ट। तो उसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि पुट यूज किया जाता है अगर हमें कोई सारा का सारा कोड अपडेट करना होता है और पैच यूज किया जाता है अगर हमें मान लो कुछ एक फील्ड उसमें अपडेट करनी होती है। तो यही इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। देन उनका अगला क्वेश्चन था डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट जेंगो एडमिन इंटरफेस। तो हाँ, मैंने यूज किया हुआ था, तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि किस तरह से जेंगो एडमिन इंटरफेस यूज किया जाता है। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन जेंगो। तो उसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हु आर यू, यानी कि वो आपकी एंटिटी को वहां पे जज करते हैं, और ऑथराइजेशन का मतलब होता है व्हाट एक्सेसेस यू हैव, कि उस टाइम पे आपके पास कौन कौन से एक्सेस है। तो मैंने उस दौरान ये सब चीजों के बारे में उनको उसी दौरान एक्सप्लेन करके बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ यू वैलिडेट अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इन फ्लास्क। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे। उसके बाद मुझे अगले दिन एचआर की तरफ से कॉल आती है कि आपका ये राउंड क्लियर हो चुका है और अब आपका सिर्फ और सिर्फ एचआर डिस्कशन होगा। तो एक दिन के बाद ही मेरा एचआर डिस्कशन शेड्यूल कर दिया जाता है। देन अगले ही दिन मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाती है। ये प्रॉपर्ली एक एचआर डिस्कशन नहीं था, इसमें डायरेक्टली सिर्फ कॉल आई थी और उसमें भी उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में ही पूछा था। उसके बाद उन्होंने अपने कंपनी के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में सिर्फ और सिर्फ सैलरी डिस्कशन पर ही बात चली कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है और आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो। इन्हीं सब चीजों पर उस दौरान बात की गई। देन उसके अगले ही दिन मुझे एचआर की तरफ से फिर से कॉल आ जाता है कि आपका एक और राउंड भी शेड्यूल करवाया जाएगा और इस बार आपका क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, वो फिर से आपका एक टेक्निकल डिस्कशन राउंड ही होगा। तो उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद मेरा फिर से एक अगला राउंड शेड्यूल किया गया था जो कि एक क्लाइंट राउंड डिस्कशन था। अब बात करते हैं फिफ्थ राउंड के बारे में जो कि एक क्लाइंट राउंड था जिसमें प्रॉपर्ली टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, अपने बारे में उन्होंने मुझे ये चीजें बताई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया है, तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में उसी दौरान बताया। इस राउंड में ज्यादा से ज्यादा फोकस एसक्यूएल कमांड्स पर किया गया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा एसक्यूएल कमांड के बारे में पूछा था। सारी की सारी एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इंटरव्यू के बाद मुझे काफी भूल गई थी, लेकिन हाँ, जो मुझे उसके बाद याद रही थी मैं आपको वो चीजों के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहली क्वेरी मुझसे ये पूछी गई थी कि तुम 5 ऐसे सैलरीड एम्प्लॉय निकालो जो कि टॉप 5 हो या फिर बॉटम 5 हो, तो तुम इसको किस तरह से निकालोगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि फाइंड द हाईएस्ट सैलरी ऑफ एन सैलरीड एम्प्लॉय। उसके बाद उनका क्वेश्चन था फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले दैट करंट डेट। तो करंट डेट के बारे में एक्चुअली ये चीज हुई कि मैंने पहले ही आपको एक पीडीएफ बनाकर दी थी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ था। तो मुझे उस टाइम पे ये सारी की सारी चीजें याद थी, तो मैंने उनको बताया कि सर 5 तरीकों से हम ये चीज कर सकते हैं। वो भी उस टाइम पे हैरान हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है करके बताओ। तो मैंने उनको यही सारी पांचों के पांचों कमांड उस टाइम पे लिखकर दे दी थी, तो वो काफी ज्यादा इस चीज से इंप्रेस हो गए थे। एंड उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हु आल्सो होल्ड द मैनेजरियल पोजीशन। तो उसके बाद मैंने उनको ये वाली क्वेरी लिखकर दे दी थी। उसके बाद उनका क्वेश्चन था हाउ टू फेच द कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम 2 टेबल्स। देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद उन्होंने मुझसे जेंगो के पूरे आर्किटेक्चर के बारे में पूछा। तो जो भी मैंने फर्स्ट राउंड में सब चीजों के बारे में बताया था, वही सब चीजें मैंने इस राउंड में भी बताई थी कि किस तरह से प्रॉपर उसकी वर्किंग होती है।
उसके बाद उन्होंने मुझसे थोड़े बहुत डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे कि क्या तुमने कभी अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है। तो जो भी चीज़ें मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ की थी डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, तो मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया। जेनकिंस क्या होता है, CI/CD पाइपलाइंस किस तरह से यूज़ की जाती हैं, या फिर डॉकराइजेशन क्या होता है, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में उस दौरान बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि तुम अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत और इलेबोरेट करके बताओ। तो जो भी उस टाइम पे मैंने अपने प्रोजेक्ट में किया हुआ था, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे क्लाइंट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे। उसके अगले ही दिन मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाती है कि आपका ये वाला राउंड भी क्लियर हो जाता है और मेरा एचआर राउंड फिर से शेड्यूल करवा दिया जाता है। इस बार जो मेरा एचआर डिस्कशन राउंड शेड्यूल किया गया था वो प्रॉपर्ली एचआर डिस्कशन राउंड ही लग रहा था। उन्होंने मुझे पहले सारा का सारा कल्चर के बारे में बताया, लेकिन इसमें भी ज्यादा से ज्यादा चीजें सैलरी पर ही डिस्कस की गई थी कि तुम्हारी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी। पहले तो मुझे उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा जितना भी तुम अभी नंबर कह रहे हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है सारी की सारी चीजें हमारे बजट में आ सकती हैं, लेकिन मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अगले दिन उनकी कॉल आती है, तो वो कहते हैं कि हम आपका ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे। तो मैंने वेट किया, एक दिन निकला, 2 दिन निकले, तो मैंने उनको फिर से कॉल किया कि मैम अभी तक ऑफर लेटर नहीं है, आप कब तक दोगे। तो वो भी मुझे ऐसे टालते रहे। मुझे लगा कि शायद लास्ट वर्किंग डे की वेट कर रहे हो, क्योंकि जनरली सारी कंपनीज ऐसा ही करती हैं। तो उन्होंने मुझे टालते बाद में 1 हफ्ते के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने उनको फिर से कॉल करके पूछा कि मैम फीडबैक क्या है, या फिर आप मुझे आगे प्रोसीड कर रहे हो या नहीं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत रीजन ये दे दिया कि हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा है जितना भी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा फेयर इनफ, आप ये चीज मुझे पहले ही बोल देते तो मैं शायद इतना वेट ना करता। तो ये सारी एंड मुझे ऑफर लेटर नहीं मिला बिकॉज ऑफ सैलरी कंस्ट्रेंट की। जितना मैं एक्सपेक्टेड सैलरी उनसे कह रहा था, उनका शायद वो बजट नहीं था या फिर उनको वो अप्रूवल नहीं मिला था। लेकिन हाँ, ये सारा का सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था प्योर सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि मुझे उस दौरान फेस करने को मिला। और ये चीज आपको कहूंगा कि ये सारा का सारा प्रोसेस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी सीखने को मिली जो कि मेरे फर्दर राउंड्स में बहुत ज्यादा काम आई, फर्दर इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा काम आई। तो पूरा का पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आई होप कि ये आपके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।